प्रश्न नंबर 1। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि केवल खेल कूद करना, गप्पाबाजी करना, पतंग उड़ाना, उछल कूद करना, इधर से उधर घूमना, फाटक पर चढ़कर सवार होकर उसके आगे पीछे चलने में ही सिर्फ उनकी रुचि थी। वे इन्हीं कार्यों को करके कथानायक बहुत खुश होता था। प्रश्न नंबर 2। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? जो बड़े भाई थे वो छोटे भाई से हमेशा एक ही सवाल पूछते थे कि वे कहाँ थे। प्रश्न नंबर 3। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। उसे छोटे भाई को लगने लगा कि अब वो पढ़े या न पढ़े, वो तो आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। इसलिए छोटे भाई ने ये अच्छे नंबर आने के बाद पढ़ना ही बंद कर दिया था और अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने कूदने में लगाने लगा और उसे अपने पर घमंड भी हो गया था कि अब वो आसानी से पास हो सकता है। प्रश्न नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? इसका उत्तर होगा बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी के हाशिए पर यानी कॉपी के किनारों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया इन्हीं सब के चित्र बनाते रहते थे और कई बार तो वे एक ही शब्द को बहुत बार लिख डालते थे। कभी कभी शेर शायरी और बहुत सुंदर अक्षरों की नकल भी किया करते थे। कभी ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। अब आगे है, इनका उत्तर हमें 25 से 3 शब्दों में लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 1। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाए? इसका उत्तर होगा छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने बड़े भाई को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। इसलिए उसने सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक के सभी विषयों को पढ़ने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, कबड्डी, गुल्ली डंडे का खेल, वॉलीबॉल की तेज और फुटबॉल की उछल कूद उसे अपनी ओर खींच ही लेते थे। इसी कारण वो पढ़ाई का जो टाइम टेबल बनाया था वो उसका पालन नहीं कर पाते थे। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने का छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े से भाई साहब के सामने पहुंचे तो उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि ये खेल उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने गुल्ली डंडे खेल की बहुत ज़्यादा बुराई की और उनके अनुसार खेल छोटे भाई के भविष्य के लिए लाभकारी भी नहीं था। उन्होंने उसे यहाँ तक भी कह दिया कि प्रथम दर्जे में पास होने के कारण छोटे भाई को घमंड हो गया और उनके अनुसार घमंड तो रावण तक का भी नहीं रहा। अभिमान का ये एक ना एक दिन तो अंत हो ही जाता है। अतः छोटे भाई को चाहिए था कि घमंड छोड़कर वो पढ़ाई की ओर अपना ध्यान दे। प्रश्न नंबर 3। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? इसका उत्तर होगा एक तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से अपने 5 साल बड़े थे और वे माता पिता से बहुत दूर हॉस्टल में रहते थे। उनका मन में खेलने, पतंग उड़ाने और तमाशे देखने का करता था, लेकिन वे सोचते थे कि बड़े होकर अगर वे ये सब काम करेंगे तो वे छोटे भाई को गलत रास्ते पे जाने से कैसे रोक पाएंगे। और बड़े भाई साहब छोटे भाई का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? इसका उत्तर होगा बड़े भाई साहब चाहते थे कि उनका छोटा भाई खेल कूद में ध्यान न देकर वे अपनी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे। वे हमेशा छोटे भाई को सलाह देते थे कि उसे अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो एक कक्षा में फेल हो जाएगा। इसलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा खेल कूद से अपना ध्यान हटाने के लिए सलाह देते रहते थे। प्रश्न नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया था? इसका उत्तर होगा छोटे भाई ने बड़े भाई के जो नरम व्यवहार था उसका बहुत ही अनुचित फ़ायदा उठाया था। उस पर बड़े भाई का डर कम हो गया। बड़े भाई के डर से छोटा भाई जो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता था वो उसने बंद कर दी, क्योंकि अब छोटे भाई को लगने लगा था कि वे पढ़े ना पढ़े पर वो पास तो हो जाएगा और अपना सारा समय वो मौज मस्ती और खेल के मैदान में बिताने लगा था।
अब आगे है, इनका उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। इसका प्रश्न नंबर 1, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ पाता? इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर होगा, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांट फटकार नहीं मिलती तो कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आ पाता, क्योंकि छोटा भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम और खेल कूद में ध्यान ज्यादा देता था। जब छोटे भाई बड़े भाई को डांटता तब वह पढ़ता था। मेरे विचार से तो यही है कि भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। प्रश्न नंबर 2, इस पाठक में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? इसका उत्तर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप चाहें तो मेरे विचार से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं। इसका उत्तर मैंने लिखा है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने पर जोर देती है, चाहे किसी को अंग्रेजी पढ़ने का मन हो या ना हो, पर भी ये हमें रटने वाली प्रणाली पर जोर देती है, यानी हमें आंसर को क्या है, रट लो बस, वो हमें समझ में आए या ना आए, चाहे बच्चों को कोई विषय समझ में आए या ना आए, बस रट लो। वहीं छोटे छोटे विषयों पर लंबे लंबे निबंध लिखने होते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली बच्चों को जो है लाभ तो कम पहुंचाती है, पर उनको बोझ ज्यादा लगने लगते हैं, जिससे कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ खाली हमें किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि हमारा जो जीवन रूपी ज्ञान है उससे आती है, क्योंकि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार तो किताबी ज्ञान तो हर कक्षा पास करके अगले कक्षा में प्रवेश जाता है, लेकिन जो पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने, उसको परखने, समझने और बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभवी रूपक ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। बड़े भाई साहब 2 बार फेल होने के बाद अपने छोटे भाई से एक कक्षा आगे थे, जब वे अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देते हुए कहते थे कि उन्हें जीवन में अनुभव बहुत जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई थी? इसका उत्तर होगा, छोटा भाई हमेशा जो था खेलना कूदना बहुत पसंद करता था, वो हमेशा खेलता ही रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते थे। उनके डांटने के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन जब खेलने के बाद भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आ गया तो अब उसे डर, बड़े भाई साहब का डर भी कम हो गया। एक दिन पतंग उड़ाते टाइम उनके बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया। बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि अब अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने छोटे भाई को बताया कि वह कैसे भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी यही बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई और उसे समझ में आया कि अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उनके मन में बड़े भाई के लिए जो थी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई की स्वागतगत विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब जो थे वह हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे। वो कठिन परिश्रम भी करते थे, चाहे जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ आए ना आए, पर वो क्या करते थे, एक एक शब्द रट लेते थे और अपने बड़े होने का उन्हें एहसास भी था। इसलिए वे हमेशा छोटे भाई को अलग ही तरीके से समझाते थे और उसे समझाना अपना कर्तव्य समझते थे। यहाँ तक कि बड़े भाई अपने कर्तव्य के लिए अपनी बहुत सी इच्छाओं को भी दबा लेते थे। वहीं वो छोटे भाई को किताबी ज्ञान से हटकर अनुभव को महत्व को भी समझाते थे और वह कहते थे कि उनके रहते वह उसे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल पाएगा। प्रश्न नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना? इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कहा था, क्योंकि उनके अनुसार किताबी ज्ञान तो हम केवल रट कर ले सकते हैं, किताबी ज्ञानों का जिंदगी से कुछ लेना देना भी नहीं होता। बड़े भाई साहब हमेशा दादा, हेडमास्टर और अम्मा का उदाहरण देते थे और वे कहते थे कि क्या है, आप कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना ले लो, लेकिन जो जिंदगी का अनुभव है उनके आगे ये सब डिग्रियां बेकार ही हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर आसानी से ही किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटे भाई बड़े भाई का आदर करता है? इसका उत्तर होगा, पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि बड़ा है और छोटे भाई को गलत राह पर कभी नहीं जाने देगा। वे भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। ये सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए
आधर भर गया था। बड़े भाई साहब को जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर होगा बड़े भाई को जिंदगी का ज्यादा अनुभव है और वह जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से और कुशलता से कैसे परिवार का लालन पालन किया है। वे जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वे अपने छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। तीसरा, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसका उत्तर होगा बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे कि उसी समय एक पतंग कट कर आई। छोटा भाई उसे लूटने के लिए दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने पतंग की डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे ही हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। इससे ये पता चलता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। इसका उत्तर होगा बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई को पढ़ने के लिए कहते थे और उसे समय व्यर्थ करने पर डांटते भी थे, और वे चाहते थे कि उनका छोटा भाई कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। अब आगे है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका उत्तर होगा कि इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान को तो रटकर भी पास किया जा सकता है और इम्तिहान पास करने से जीवन का कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता है और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास तो हो ही नहीं सकता। असल ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अर्थात जो हम कक्षा में अपने इम्तिहान देते हैं उसको तो हम रटकर पास कर सकते हैं, पर जो हमें जीवन का अनुभव है वो ही हमें असली ज्ञान देता है। प्रश्न नंबर 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। में फटकार घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों से पता चलता है कि लेखक खेलकूद से सपाटा और मटर गश्ती यानी उछल कूद से कितना प्रेम था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए भी उसे खूब डांटता था और उसका खूब तिरस्कार भी करता था। मतलब तिरस्कार मतलब उनकी खूब बेइज्जती भी किया करता, लेकिन वह खेलकूद को छोड़ ही नहीं सकता था। जिस प्रकार मनुष्य संकटों में फंसकर भी मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार खाकर भी खेल कूद को नहीं छोड़ पाता था। प्रश्न नंबर 3, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इन पंक्तियों का आशय है कि जिस प्रकार जब हम मकान बनाते हैं तो हम उसकी नींव को मजबूत करते हैं और नींव मजबूत होगी तभी मकान हमारा अच्छा बनेगा। उसी प्रकार जीवन को भी हमें अपने सफल बनाने के लिए उसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा, क्योंकि बिना उसकी मजबूती के शिक्षा प्रणाली और उसके जीवन रूपी मकान को मजबूत नहीं बना पाएंगे। प्रश्न नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद राति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण कर रही है। इसका उत्तर है कि लेखक ने जब देखा कि पतंग कटकर आ रही है और वह पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर दौड़ता हुआ भागा जा रहा, तब उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी। लेखक पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी प्रतीत हो रही थी और वह मानो ऐसी लग रही थी जैसे आत्मा धीमी गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही हो, अर्थात कटी हुई पतंग जो थी वो धीरे धीरे जमीन की ओर आ रही थी और लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी कि मानो वो कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़ी ही भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में पहुंचकर इस धरती पर उतर रही हो। अब आगे है भाषा का अध्ययन। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, रोष, आजादी, राजा, ताजुब। नसीहत क्या है? शिक्षा, सीख, उपदेश, सबक। रोष, रोष यानी गुस्सा, क्रोध, क्षोभ। आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मुक्ति। राजा मीन्स नृप, महीप, नरेश, प्रजापालक। ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय, हैरानी। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोहे के चपे चबाना, दांतों पसीना आना, ऐरा गहरा, नत्थु गहरा। सिर पर नंगी तलवार लटकना, इसका अर्थ है साक्षात मौत के दर्शन करना, यानी और बहुत भयभीत। परीक्षा के समय आते ही छात्रों के सिर पर नंगी तलवार लटक रही होती है। आड़े हाथों लेना, किसी को बहुत ही खरी खोटी सुनाना। परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापक ने
कक्षा के सभी बच्चों को आड़े हाथ लिया। अंधे के हाथ बटे लगना, यानी किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी और बहुत अच्छी वस्तु मिल जाना। आज जहाँ पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं 12वीं पास नरेश को क्लर्क की नौकरी पहले प्रयास में ही मिल गई। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। लोहे के चबे चबाना, यानी बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। आज के समय में आप किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए लोहे के चबाने जैसा काम होता है। दांतों पसीना आना, यानी बहुत मेहनत करना। आजकल 12वीं के परीक्षा पास करने के लिए बच्चों को दांतों तले पसीना आ जाता है। ऐरा गहरा नत्थु गहरा, मामूली या सामान्य व्यक्ति। अमीर लोग अपने सामने गरीबों को ऐरा गहरा नत्थु गहरा ही समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तत्सम तद्भव जैसी आगत शब्दों को नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। जन्मसिद्ध तद्भव, देशज, आगत, जमसिद्ध, आंख, दाल भात, पोजीशन, फजीयत, तालीम, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, चेष्टा, जमात, अर्क, सुक्तिबान, जानलेवा, आंख फोड़, घुड़कियां, आधिपत्य, पन्ना, मेल, मेला तमाशी, मसलन, स्पेशल, स्कीम, फटकार, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण, भाई साहब, अवहेलना, टाइम टेबल। इसका उत्तर है तत्सम शब्द जन्मसिद्ध, चेष्टा, निपुण, सुक्तिबान, विद्वान, आधिपत्य, प्रातःकाल, अवहेलना। तद्भव शब्द है आंख, गुड़कियां, पन्ना, देशज, दाल भात, जानलेवा, आंख फोड़, मेला, तमाशा, फटकार, बड़े भाई साहब। आगत शब्द है पोजीशन, जल्दबाजी, पुख्ता, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल। अरबी और फारसी, फजीयत, हाशिया, तालीम, हर्फ, जमात। प्रश्न नंबर 4, क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, लिखिए। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, फिर चारों से जीवन कटने लगा। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसका उत्तर है उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, सकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, अकर्मक। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक क्रिया। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता हूँ, सकर्मक क्रिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, सकर्मक क्रिया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, ये अकर्मक। प्रश्न नंबर 5, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग, अधिकार। विचार का वैचारिक, नीति का नैतिक, इतिहास का ऐतिहासिक, प्रयोग का प्रायोगिक, संसार का सांसारिक, अधिकार का आधिकारिक, दिन का दैनिक। अब आगे है भाषा का अध्ययन। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग, अधिकार। विचार का वैचारिक, नीति का नैतिक, इतिहास का ऐतिहासिक, प्रयोग का प्रायोगिक, संसार का सांसारिक, अधिकार का आधिकारिक, दिन का दैनिक। प्रश्न नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद रीति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करें।